इश्कबाज़ प्यार की युंग चैप्टर 36। आर्या स्नेहल का हाथ पकड़ते हुए बोला, दी चलो हमारे साथ। स्नेहल हाथ छोड़ाकर बोली, नहीं, हमें अलग अलग जाना चाहिए। आर्या नामे सर हिला के बोला, नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, आपके भाई को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। स्नेहल वहां से जाने लगी थी। आर्या रुंधे गले से बोला, दी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो हमें छोड़ के। स्नेहल मुड़ के नमे सर हिला के बोली, मैं नहीं छोड़ के जा रही, बस आयुषी को ढूंढने जा रही हूँ, आप अपने भाई के साथ जाए। आर्या आंसू पोंछ के कर को तरफ चला गया था। स्नेहल भी आंजन लोगों से आयुषी की फोटो दिखाकर पूछ रही थी। सब एक दूसरे को कॉल कर करके पूछ रहे थे। कुछ देर बाद अर्धांश पुलिस को फोन करके कंप्लेन रजिस्टर करवाया। पुलिस भी आयुषी को ढूंढने निकल गई थी। अभी स्नेहल पागलों की तरह आयुषी को ढूंढ रही थी कि रोहित का कॉल आया। स्नेहल फोन उठा के बोली, हाँ, एकांशिका से बात कराओ मेरी। रोहित गहरी सांस लेके बोला, सुन, वो मेरे फ्लैट पर है, एकांश के साथ। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, क्या वो वहां क्या कर रही, वो पागल है क्या। स्नेहल जल्दी जल्दी सांस लेते हुए बोली, अच्छा सुन, उसे कहीं जाने मत देना, मैं 15 मिनट में तेरे फ्लैट पहुंच रही हूँ। रोहित ने कहा, तू इतनी रात में अकेले कैसे आएगी, रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ। स्नेहल सर पकड़ के बोली, नहीं, वहीं रहो, मैं आ जाऊंगी। स्नेहल ने जल्दी फोन कट करके टैक्सी लेकर रोहित के फ्लैट पर चली गई थी। रात का समय था तो उसे ट्रैफिक नहीं मिला तो वो टाइम से पहले पहुंच गई थी। वो भागते भागते रोहित के फ्लैट के तरफ जा रही थी। वो हफ्ते हुए डोर बेल प्रेस करती है। रोहित जैसे दरवाज़ा खोला, सामने आयुषी एकांश के साथ सोफे पर बैठी हुई। स्नेहल वहीं दरवाजे पर बैठ गई थी। रोहित उसे पकड़ते हुए बोला कि स्नेह, क्या हुआ। स्नेहल दिल पर हाथ रख के उसे रुकने का इशारा की और आर्या का जैकेट उतारने लगी थी। आयुषी भागते हुए आकर बोली, दी आप। स्नेहल गुस्से में घूर के मुंह पर उंगली रख के शांत रहने का इशारा किया। आयुषी को पहली बार लगा स्नेहल उससे पहली बार गुस्सा है। स्नेहल फोन निकाल के अर्धांश को कॉल की। एक रिंग में ही उठा लिया गया था। स्नेहल कुछ कहती कि उधार से आर्या की आवाज आई, दी क्या हुआ। स्नेहल हफ्ते हुए बोली, आर्या, मुझे आयुषी मिल गई है, मैं उसे 1 घंटे में हवेली लेकर आ रही हूँ। आर्या खुश होके बोला, सच्ची, आप कहाँ हो, हम आपको ले आते हैं। स्नेहल ने कहा, नहीं नहीं, मैं लेकर आती, घर पर मिलते हैं। स्नेहल फोन रख के रोहित के सामने हाथ फैला ली थी। रोहित उसे नीचे बैठ के गले लगा लिया था। रोहित धीरे से पूछा, तू रोने वाली है। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, नहीं, गलती से गलत जगह पर उम्मीद लगा लिया था तो दिल को बहुत बुरा लग रहा है। रोहित उसका सर सहलाते हुए बोला, हुक्म सा ने कुछ बोला। स्नेहल झूठी हंसी हंसते हुए बोली, और उनके अलावा मुझे बोलेगा भी कौन। रोहित कस के गले लगा के बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रोहित खुद से बोला, भगवान बस भी कर दो, कितनी उथल पुथल करोगे इसके लाइफ में। स्नेहल रोहित को बोली, हवेली ले चल मुझे। रोहित हाँ में सर हिला के बोला, हाँ चल। रोहित उसे पकड़ के उठाया। रोहित उसका हाथ पकड़ लिया था। वो दोनों आगे बढ़े थे कि एकांश ने कहा, दी, मैं भी आप तीनों के साथ चलते हैं। रोहित गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, तुम दो के कारण मेरी दोस्त क्यों हर बार। स्नेहल पकड़े हुए हाथों से खींच के जोर से चिल्ला के बोली, रोहित। रोहित अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, आप घर पर ही रुको, आयुषी जी आप चले हमारे साथ। आयुषी पीछे मुड़कर एकांश को देखी, फिर तीनों बाहर चले गए थे। रोहित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और स्नेहल उसके बगल वाले सीट पे और आयुषी पीछे कार की सीट पर बैठ गई थी। रोहित कार स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया था। कार में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। रोहित कार चला रहा था। स्नेहल विंडो से बाहर देख रही थी और आयुषी मिरर से स्नेहल का चेहरा देख रही थी। स्नेहल का नहीं बोलना उसके दिल को चीर रहा है।
वो एक दो बार कुछ बोलने की कोशिश की पर उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो आगे कुछ बोले, वो सिर्फ स्नेहल का चेहरा देखने लगी थी। दूसरी तरफ आर्या ने खुशी से उछल के अर्धांश को गले लगा लिया था। वो चाहते हुए बोला, भाई सा लाड़ो मिल गई। अर्धांश चौंक के आर्या को अलग करके बोला, आप सच कह रहे हैं? कहा है वो ठीक? आर्या खुशी से बोला, दी उसे घर लेकर आ रही है, हमें भी चलना चाहिए। अर्धांश हाँ में सर हिला के बोला, हाँ चलना चाहिए। अर्धांश और आया अपने अपने कार में बैठे और घर के लिए निकल गए थे। कुछ देर में वो घर पहुंचे, कार पार्किंग के लगाए और गार्डन में आकर वेट करने लगे थे। स्नेहल भी कुछ देर में हवेली पहुंचने वाले थे। आयुषी की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। स्नेहल उसे पोजीशंस में अभी तक बैठा हुई थी, वो एक एमएम भी नहीं हिली थी। उधार आर्या अर्धांश को बैठे हुए दरवाजे को घूरते देखकर बोल, भाई साहब आपको नहीं लगा आपने जो किया स्नेहल दी के साथ अच्छा नहीं था? जो भी कहा फालतू का था, जबकि स्नेहल दी की कोई गलती नहीं थी। अर्धांश आर्या को सर घुमा के देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा था। आर्या उसके पास जाकर हाथ पकड़ के बोला, भाई साहब आप दी से प्यार करते हो तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आपका पता भी है वो कितनी हठ हुई होंगी। अर्धांश धीरे से बोला, आर्या चुपचाप बैठ जाए। आर्या गुस्से में बोला, भाई ये ना हो कि आप बाद में पछताओगे। कार हवेली के दरवाजे पर रुकी, तीनों दरवाजे को देखने लगे थे। 37 चैप्टर 37 रोहित हवेली के पास कार रोका, तीनों हवेली के दरवाजे की देखने लगे थे। रोहित कार से बाहर निकलकर आयुषी के लिए दरवाज़ा खोला था। आयुषी रोहित को देखी फिर कार से निकल गई थी। रोहित स्नेहल के लिए दरवाज़ा खोला तो स्नेहल उसे देख के बोली, मेरे लिए कुछ देर वेट करेगा? रोहित पहले झपका के हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल कार से निकली और आयुषी का हाथ पकड़ के दरवाजे के पास आई। दरबान उन दोनों को देख के जल्दी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला अर्धांश और आर्या सामने खड़े थे। स्नेहल दोनों को देखकर आने हाथ में पकड़े जैकेट को आयुषी के हाथों में देते हुए बोली, जाओ अंदर जाओ और ये जैकेट आर्या को दे देना। स्नेहल वापस जाने लगी थी। आयुषी पीछे मुड़कर बोली, दी आप कहाँ जा रहे हो? ये आपका भी घर है। स्नेहल कुछ जवाब नहीं दी, वो आगे बढ़ गई थी। आर्या स्नेहल को कार में बैठता देखकर भागते हुए आया पर तब तक रोहित कार आगे बढ़ा चुका था। आर्या चीखते हुए बोला, दी प्लीज मत जाओ, पर कार अपनी रफ्तार में ही आगे बढ़ चुकी थी। अर्धांश कार के जाने के बाद उड़ते हुए धूल को देखता रह गया। आर्या पीछे मुड़ के गुस्से में बोला, सिर्फ आप दोनों की वजह से दी हमें छोड़कर चली गई है। आर्या दूसरी तरफ देखते हुए बोला, एक ना एक दिन जाना था, कल जाती उससे पहले आज चली गईं। आर्या गुस्से में आर्या के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के अर्धांश के दिल पर हाथ रख के बोला, अभी गई तो आपको यहाँ तकलीफ नहीं हुई, अब प्यार नहीं करते दी से? अर्धांश कुछ नहीं बोला। आर्या गुस्से में आयुषी के हाथ को पकड़ के अंदर ले गया और अर्धांश के सामने खड़े होकर पूछा, कहाँ गई थी आप? आयुषी रोते हुए बोली, भाई सा वो हम। अर्धांश आर्या का हाथ छुड़ाते हुए बोला, आर्या ऐसे बात करते हैं? अर्धांश आयुषी के आंसू पोंछ के बोला, आप ठीक है? आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? आयुषी घुटने पर बैठे रोते हुए बोली, भाई दी की कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, सारी गलती मेरी थी। अर्धांश नीचे घुटनों पर बैठ के उसका सर ऊपर करके बोला, क्या कह रही है, अच्छे से कहें। आयुषी रोते हुए बोली, भाई साहब हम स्नेहल दी के दोस्त के घर गए थे, वो भी चोरी छिपे। आर्या गुस्से में बोला, सुना ना आपने चोरी छिपे? आयुषी सर नीचे किए बोली, भाई साहब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उतने दिन से जो आपके शक की वजह से आपकी और दी की लड़ाई हो रही है वो मेरे वजह से हो रहा था। मैं डर गई थी इसलिए दी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती थी। आयुषी सिसकते हुए बोली, वो उस दिन जब आले वाले जो मुझे देखने आए थे और दी बार बार आपके कान भर रही थी, वो मेरे लिए था, मुझे नहीं करनी थी शादी, इसलिए दी ने दादी से बात की थी, तब जाकर दादी और आपने वो सगाई पोस्टपोन की। भाई मुझे उस चीज़ के लिए कैसे फोर्स किया जा सकता है जिसके लिए हम रेडी ही नहीं है?
मॉम ने मुझसे बिना पूछे बिना बताए लड़के वाले को बुला लिया था। मैंने मॉम को अपनी फीलिंग बताई थी पिछली रात को, पर मॉम ने ये कहा जो वो फैसला लेंगी वही होगा। अगली सुबह जब दी मेरे कमरे में आई तो मुझे रोता हुआ पकड़ लिया था। सिर्फ उस वक्त वो हमारी बड़ी बहन और माँ की तरह संभाल के मुझे पूछा क्या हुआ है। हमने उन्हें सच बताया तो उन्होंने ये कहा मैं आपसे बात करूं। पर आपने ही न मॉम को कसम दी थी आप हम दोनों का जिंदगी फैसला कभी नहीं लेंगे, तो हम कैसे आपके पास आते। हमने कहा दी को अभी शादी सगाई कुछ नहीं करना, तो वो मेरे खुशी के लिए उनके पास जितने स्किल्स से सारे इस्तेमाल करके मुझे उस सिचुएशन से निकाला। और दूसरे दिन जो आपको शक हुआ था, उस दिन मुझे ही दी एकांश से मिलवाने गई थी। ऑटो में बैठा कर एकांश को कुछ हो ना जाए इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ भेज दिया था। उस दिन से जो भी आज तक और अभी तक हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। आयुषी अर्धांश को देख के बोली आप तो दी से प्यार करते हो क्यों ट्रस्ट खो दिया भाई साहब, उन्हें रोका क्यों नहीं। आई एम सॉरी भाई साहब, हमें आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्या कमर पर हाथ रख के गुस्से में बोला आयुषी तुम्हें जरा सा भी नहीं लगा आपने प्यार के खातिर भाई के प्यार को भाई के सामने नीचा दिखा रही है। आयुषी हाथ जोड़ के बोली आई एम सॉरी भाई साहब। आर्या गुस्से में अंदर चला गया था। अर्धांश का दिल भर आया था, उसे आयुषी पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर भी। वो हाथ पकड़ के उसे उठाया, वो घर के अंदर ले गया था। आयुषी को अर्धांश का कुछ न बोलना खाल रहा था। अर्धांश आयुषी को घर के दरवाजे तक लाकर छोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया था। आयुषी भी रोते रोते अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी तरफ स्नेहल विंडो पर सर रखकर सो गई थी। रोहित बार बार स्नेहल का चेहरा देख रहा था। कुछ देर बाद रोहित अपने फ्लैट पहुंचा। उसके दोस्त भी बाहर ही रोहित का वेट कर रहे थे। कार अंदर आता देखकर जल्दी से वहां आ गए। रोहित घर से निकला कि कृषा हड़बड़ाकर पूछी सब ठीक है ना वहां, स्नेहल भी ठीक है ना। रोहित चेहरा पकड़ के बोला बेबी कॉम डाउन, वो मेरे साथ आई है, सो रही है, मैं उठाता हूँ। जीगा कार में झांकते हुए बोला बहुत परेशान थी, मत उठा मैं ले जाता हूँ। रोहित कार कर दरवाजा खोला। जीगा धीरे से सीट बेल्ट खोल के स्नेहल को गोद में उठा लिया था। पांचों अंदर जाने लगे थे। लिफ्ट में घुसते ही स्नेहल की नींद खुल गई थी। वो धीरे से आंख खोल के बोली मुझे उठा दिया होता, पर कोई बात नहीं, उठा लिया गोद में तो सोने दो। स्नेहल जीगा के गले में अपने बाहें फंसाकर उसके कंधे पर सर रख लिया था। सर उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर हंसने लगे थे। कुछ मिनट में जीगा कृषा और सुमन के फ्लैट में ले जाकर सोला दिया था और वो सब रोहित के फ्लैट में आ गए थे। अभी स्नेहल को सोते हुए 2 घंटे हुए ही थे कि उसका फोन बजने लगा था। वो नींद में ही फोन ढूंढने लगी थी। 38 चैप्टर 38। स्नेहल नींद में ही फोन ढूंढने लगी थी। एक बार रिंग होकर फोन कट चुका था। स्नेहल बगल में रखे टेबल लैंप को ऑन करके बैठ गई थी। फिर फोन ढूंढने लगी थी। फोन उसे कृषा के तकिया के नीचे से मिला। वो अपनी आंखें मलने के बाद फोन खोली तो उसकी माँ का कॉल था। स्नेहल उबासी लेते हुए कॉल लगाने लगी थी। एक ही रिंग में फोन उठा लिया गया था। स्नेहल आंखें बंद किए हुए बोली मम्मा अभी सुबह नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मुझे। प्रेयसी जी ने कहा तू ठीक है ना, तू किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। स्नेहल लेटे हुए बोली मम्मा मुसीबत तो मेरे हर दिन का है, मुसीबत और मैं बचपन के दोस्त है, खेलते हैं साथ में, क्या हुआ तुम क्यों परेशान हो। प्रियंसी जी की थोड़ी रोने जैसे सी आवाज आई मैंने बहुत बुरा सपना देखा इसलिए तुझे देखने का मन कर रहा है। स्नेहल उठ के बैठते हुए बोली अरे रो क्यों रहे हो, सपना ही तो था, बस देखना है, रुको हम अभी वीडियो कॉल करते हैं। प्रियंसी जी ने कहा नहीं बस तू घर आ जा। स्नेहल परेशान होकर बोली मम्मा मुझे नहीं आना है। प्रियंसी जी ने कहा बेटा तुझे सामने से देखे कितने साल हो गए हैं, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, उसे गले लगाना है, प्यार कारण है। स्नेहल ने कहा पर माँ। प्रियंसी जी टोकते हुए बोली स्नेह पर वर कुछ नहीं, तुम आ रही हो हमसे मिलने तो बस हम बात कर लेंगे आपके हुक्म सा और यूनिवर्सिटी में।
स्नेहल सर पकड़ के बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी। स्नेहल टाइम देखते हुए बोली, ठीक है अब सोने दो मुझे। प्रियंसी जी ने कहा, ठीक है मैं टिकट बुक करती हूँ तुम्हारा। स्नेहल परेशान होके बोली, नहीं मैं कर लूंगी, अब आप भी सो जाओ। स्नेहल फोन कट करके फिर सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपना फोन निकालकर ट्रेन की टिकट देखने लगी थी। उसे दोपहर टिकट मिली तो उसने बुक कर ली थी। उसने टाइम देखा फिर नहाने चली गई थी। वो जब नहाकर आई तो कृषा को हिलाते हुए बोली, सुन ना मैं तेरे एक सेट कपड़े पहन रही हूँ। कृषा ब्लैंकेट में घुसते हुए बोली, मम ठीक है। स्नेहल ब्लैंकेट हटाकर उसके गाल पर किस करके बोली, थैंक यू। स्नेहल जल्दी से रेडी हुई, अपने लिए चाय बनाया को पीकर फ्रिज पर एक नोट चिपकाकर घर से निकल गई थी। अभी सुबह के 5:30 ही हुए थे। वो सोसाइटी के बाहर से ऑटो लिया और हवेली के लिए निकल गई थी। वो 1 घंटे बाद हवेली पहुंची थी। वहां साफ सफाई चल रही थी। जी वहां कार करते थे स्नेहल को देखकर मुस्कुराते हुए शुभ प्रभात कह रहे थे। सबसे पहले स्नेहल दादी के कमरे में जाकर दवाई लेकर पूजा घर घर की तरफ चली गई थी। दादी अभी पूजा कर रही थी। दादी की जैसे ही पूजा खत्म हुई स्नेहल हाथों में दवाई लेकर खड़ी हो गई थी। दादी सा उसे देख के बोली, हमें तो लगा आप लोग काफी रात में घर आए होंगे तो सो रहे होंगे, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है पार्टी करके आकर हमारे सामने प्रकट हो गई है। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है दादी सा, आप दवा ले और हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। दादी उसके हाथों से दवा और पानी लेते हुए बोली, हाँ पहले बैठ तो जाए आप हमारे सामने, या आपको खड़े खड़े ही सारी बातें करनी है। स्नेहल उनके सामने बैठते हुए बोली, दादी मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। दादी आंखें छोटी करके बोली, क्यों बेटे कुछ हुआ है क्या, कि आपकी लड़ाई हुक्कुमसा से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे आप छुट्टी की बात कर रही है। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, दादी सा ऐसी कोई बात नहीं है, बस सुबह सुबह मम्मा का फोन आया था, वो मुझे बहुत मिस कर रही है इसलिए कुछ दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ। दादी ने कहा, ठीक है पर हम ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं देंगे, जल्दी आ जाए आप, बस हमें भी आपकी आदत हो गई है। स्नेहल हंसते हुए बोली, दादी आदत सुधार ले क्योंकि मैं यहाँ हमेशा थोड़ी रहूंगी, मैं भी सोच रही हूँ अपने दोस्त के फ्लैट पर शिफ्ट हो जाऊं, मेरे लिए भी आसानी होगी। दादी स्नेहल का हाथ पकड़ के बोली, बाई सा कुछ हुआ है क्या, आप हमें बदली बदली क्यों लग रही है, ये आपकी हंसी और मुस्कान भी असली वाली नहीं है, आप छोड़ के जाने की बात कह रही है, कुछ हुआ है तो हम बताए। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, नहीं दादी सा ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा दादी मैं कुछ सामान पैक कर लेती हूँ, मुझे थोड़ी देर में निकलना है। स्नेहल वहां से उठकर चली गई थी। दादी उसे जाते हुए देखने लगी थी। स्नेहल कमरे में जाकर कुछ सामान पैक करके साइड रखती है। फिर किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी देखने लगी थी। जब नाश्ता बन गया तो टेबल पर लगाने को बोलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया था एक नौकर के हाथों से सबके कमरे में भेजवा दी थी। दादी का चाय लेकर उनके पास जाकर देते हुए बोली, दादी आपकी चाहिए, और दादी सा अब मुझे निकलना होगा, मुझे कॉलेज भी जाना होगा स्टेशन जाने से पहले। दादी चाय टेबल पर रखते हुए बोली, बाई सा नाश्ता तो कर ले। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, मैं कॉलेज में खा लूंगी, अब मैं लेट हो जाऊंगी उससे पहले निकल जाती हूँ, बाय दादी फिर मिलेंगे। स्नेहल कुछ और सुनने के लिए रुकी ही नहीं, वो बैग ली और बाहर निकल गई थी। अर्धांश ने जब अपनी कॉफी टेस्ट की तो उसकी आंखें बंद हो गई। वो नजरें घुमा के वहां उसके जूते को साफ कर रहे नौकर से पूछा, स्नेहल आ गई है क्या? वो नौकर ने सर हिला के बोला, जी हुक्कुम सा बहुत ही आई थी जब घर को साफ सफाई हो रही थी। अर्धांश खड़े होकर बोला, आप जूते और हमारा सामान नीचे ले आएगा, हम नीचे जा रहे हैं। अर्धांश अपना कॉफी लिए रूम से निकल गया था, वो चारों तरफ देखता आ रहा था। अर्धांश नीचे आकर भी चारों तरफ देखने लगा था। दादी सा अर्धांश को देखकर बोली, हुक्कुम सा आप किसको ढूंढ रहे हैं? अगर अपनी चांद को ढूंढ रहे हैं तो आपका ढूंढना बेकार है,
वो चली गई है और कुछ दिन तो देख ही नहीं पाएंगे आप। अर्धांश आंखें बड़े करके बोला, क्या? दादी ने कहा, हाँ वो छुट्टी लेकर चली गई अपने घर। अर्धांश कुछ कहता कि उसे पहले बोली, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, बहुत जल्द यहाँ से चली जाएंगी। पहली वाली हंसी नहीं थी उनके चेहरे पर। अर्धांश टाइम देखते हुए बोला, दादी कब निकली है वो आपने रोका क्यों नहीं? अर्धांश कॉफी टेबल पर रखकर बाहर जा रहा था कि पीछे से आवाज आई। 39 चैप्टर 39। अर्धांश बाहर जाने लगा था कि पीछे से आवाज आई, हुक्म सा आपके जूते। अर्धांश अपना पैर देखा, पीछे मुड़कर उस नौकर को देखा, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर की तरफ चला गया था। वो अपनी कार निकाला और चारों तरफ रास्ते में ढूंढते हुए स्नेहल को ढूंढ रहा था। उसे पता नहीं था उसे कहाँ जाना था, पागलों की तरह रोड पर ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि वो एक बार स्टेशन भी चेक कर लिया था। अर्धांश कई बार उसे कॉल किया था, बार बार स्नेहल फोन कट कर चुकी थी। अर्धांश को समझ नहीं आ रहा था वो किसी पूछे स्नेहल कहाँ थी। अर्धांश थक हार के अपनी कार में बैठ के सर ऊपर कर लिया था। वो एक बार फिर स्नेहल को कॉल लगा रहा था। दूसरी तरफ स्नेहल भी फोन कॉल से परेशान हो गई थी। फिर से फोन बजता देख गुस्से में फोन उठा के बोली, क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? क्या आपके हवेली में काम करने वालों को कुछ दिन छुट्टी नहीं मिल सकती है, या आपसे एप्लीकेशन साइन करवाना पड़ता है? सही सलामत पहुंचा दिया है ना आपकी बहन को, अब क्या चाहिए? घबराओ नहीं, सारे नुकसान के रकम चुका कर जाऊंगी। अभी की छुट्टी आपके खाते में लिख लेना, कहीं बाद में गलती ना हो जाए। अर्धांश बीच में टोकते हुए बोला, स्नेहल हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे थे। स्नेहल फिर से गुस्से में बोली, देखिए हुक्म सा, कल मैं इसलिए शांत थी क्योंकि मुझे लगा सच में मेरी गलती थी, पर आज नहीं चुप रहूंगी। ना ही कोई आपसे रिश्ता है, ना ही कोई भाई, ना ही कोई बहन और ना ही कोई दोस्ती। भाड़ में जाए सब के सब। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कोई भी मुझे ऐसे ही बजा कर चले जाए। अगर और सवाल करनी है तो अपनी बहन से करें, हमसे नहीं। कल के बाद सब खत्म। सिर्फ मुझे इतना बता देना और कितने दिन काम करना है वहाँ। बहुत जल्द मैं आपके घर का वो रूम भी खाली कर दूंगी, और प्लीज़ अपनी उस बिल में उस रूम का चार्ज भी जोड़ लेना। अब आपके पास न फ़ोन करने की ज़रूरत है और नहीं मुझे बात करने की। आपका टाइम पर काम पूरा हो जाएगा। अब मुझे फ़ोन नहीं करिएगा, आपको शोभा नहीं देता ये सब करना। हुकुम सा जी। स्नेहल गुस्से में फ़ोन कट कर दी थी। अर्धांश गुस्से में अपने कार के शीशे जिस हाथ में फ़ोन पकड़ा था उसी हाथ से दे मारा। कार की कांच टूट गई और अर्धांश का हाथ भी कट चुका था। उसके हाथों में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा आर पर घुसा हुआ था और छोटे छोटे कांच के टुकड़े पूरे हाथों में चुभा हुआ था। अर्धांश के कार के पास सब भीड़ लगाने लगे थे। सब झांक 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 के देख रहे थे। कुछ लोग वहां खड़े लोग झांक के बात करने लगे थे, अरे ये तो हुक्म सा है। दूसरे ने कहा, पर हाथों में चोट कैसे लगी? बहुत बुरी तरीके से शीशे गड़े हुए हाथों में, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। अर्धांश अपना खुद का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था पर उससे हो नहीं रहा था। वो बाहर से आती आवाजें सुनी तो उसने बाहर देखा भी अपने हाथों को देखा जो खून से सने हुए थे। वो बड़ी वाली कांच दूसरे हाथ से पकड़ा हो खींच के निकलकर बाहर फेंक दिया। जब वो हथेली खोला तो उसका फ़ोन भी टूट चुका था, उसके कांच भी हथेली में लगे हुए थे। वो फ़ोन साइड रखा और बाहर से कोई कुछ बोलता कि अर्धांश कार स्टार्ट कर दिया था। कार की आवाज़ सुनकर सब कोई सामने से हट गए थे। अर्धांश कार आगे बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ स्नेहल स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। वो फ़ोन काटकर मुंह छुपा के रोने लगी थी। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, कितना कमीना और बदतमीज है ये, कल उतना कुछ होने के बाद भी मुझे कॉल करता है। कुत्ता कहीं का, मुझे गली क्यों नहीं याद आ रहा है, बहुत गली देने का मन हो रहा है। एक बार भी सॉरी नहीं बोला, अकड़ जेब में लेकर घूमता है। बड़ा आया दोस्त बोलने वाला, कल से कंट्रोल की हुई थी, पर क्या बोलूं जुल मची होती है ना मुझे रोलाने में। गधा कहीं का नहीं, वो गधा का पॉटी है। भगवान जी जल्दी से पाप दे दो उसे,
मुझे एक सास की तरह सुनाया है, उस गधे के मुंह वाले ने, और कल की बात किसी को नहीं बताया, बताता भी कैसे खुद की जो गलती थी, और दादी सा डांटती भी तो, डरता है मेरे खौफ से खड़ूस, मुंह वाला गधा। स्नेहल खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। उसके बगल में बैठा आदमी अचंभे में देख रहा था। कुछ देर हुआ ही था कि वो आदमी स्नेहल को टैप करते हुए बोला, मैडम आप ठीक तो है ना? स्नेहल अपना सर उठा के उस आदमी पर बरसते हुए बोली, नहीं नहीं ठीक हूं तो क्या कर लोगे, आइसक्रीम खिलाओगे मुझे, शांति से रोने भी कोई नहीं देता है। वो आदमी स्नेहल का भड़कना सुनकर उसके बगल से उठकर दूसरे चेयर पर बैठ गया था। वो आदमी स्नेहल को देखते हुए बोला, क्या पागल लड़की है? स्नेहल घूरते हुए फिर से सर झुका ली थी। दूसरी तरफ अर्धांश कार स्पीड में चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा था। वो हॉस्पिटल उसके दोस्त विजय की ही थी। अर्धांश सीधा उसके कैबिन में ही चला गया था। विजय उसे देखकर बोला, अर्ध ये आपके हाथों में कैसे चोट लगी है, और क्या आपके पास एक रुमाल भी नहीं है कि आप अपनी चोट पर बांधे आए हमारे साथ? विजय उसे एक कैबिन में ले गया। पहले उसके हाथ के सारे शीशे निकले, फिर घाव साफ करके टाके लगाए और फिर ड्रेसिंग किया। विजय उसका हाथ पकड़कर उसके सामने बैठते हुए बोला, ये किसी ने हमला किया है या आपका गुस्से का नतीजा है, सिर्फ ये बता दे। अर्धांश कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ अपने हाथों के देख रहा था। विजय गहरी सांस लेकर बोला, लगता है अपना बताने का मूड नहीं है, जब बताना होगा आप बता ही देंगे। अर्धांश आंखें बंद करके बोला, क्या आपके फ़ोन से हम एक कॉल कर सकते हैं? विजय अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया था। अर्धांश अपने घर पर कॉल करके कार और अपना सामान मंगवाया। तब तक हॉस्पिटल में ही अपने दोस्त के पास बैठा रहा। कुछ देर में कार आई। अर्धांश हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठा, अपना जूता पहना, फिर कोट, उसके पर वो ड्राइवर को किसी मोबाइल शॉप में ले जाने को कहा। अर्धांश अपने लिए फ़ोन खरीदा और ऑफिस चला गया था। गेट पर अपने पीए को अपना दोनों फ़ोन देते हुए बोला, इस पीने के सारे डिटेल्स इस फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दे, और एक काम संतोष जी से बात कर मिस स्नेहल की डिटेल ले और हमारे खबरी जितना उनके बारे में ढूंढ सकते हैं ढूंढ कर कल सुबह तक मेरे सामने सारी जानकारी चाहिए। अर्धांश का पीए हड़बड़ाकर बोला, जी जी सर। अर्धांश अपने कैबिन में चला गया था। स्नेहल कहीं एक बात उसे लग रहा था, स्नेहल उसे अब कभी वापस नहीं मिलेगी। उसे आर्या की कही एक बात याद आ रही थी। चैप्टर 40। अर्धांश ऑफिस में कुछ काम नहीं किया था। वो बैठे हुए घंटों दीवार को घूरता रहा था। दूसरी तरफ हवेली में आर्या न आयुषी से बात कर रहा था और न ही उसे देख रहा था। संवारना जी के ऑफिस जाने के बाद दादी भी आर्या और आयुषी को देखकर समझ रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आर्या अपने कमरे में गया तो आयुषी भी पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई थी। आयुषी हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज हमसे बात तो करे। आर्या हाथ छुड़ाते हुए बोली, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहा दरवाज़ा, यही सेम रास्ता पकड़े तो रूम से बाहर जाएं, हमारा सर न खाए। आपको ज़रा सा भी अंदाजा है आपने जिसके साथ ये सब किया है उस भाई ने हमारे लिए क्या क्या किया है? आप उसी के मन में उसके प्यार के लिए जहर घोल दी हैं। आपका डर ही सब कुछ था न? और भाई सा का प्यार क्या था जो जुती के नीचे रख के रोंद दिया है? जाए यहाँ से हमारा सर और न दर्द दिलाए। आर्या बाथरूम में चला गया था। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे प्यार करना बुरी बात है क्या? एक बार मुझे भी बताया होता तो हम मॉम से लड़ जाते इसके प्यार के लिए। पर नहीं, इस घर में डरपोक कहाँ से आ गई? अब चाहती है हम माफ़ कर दे कैसे? जिसे तकलीफ हुई है, जिसके दर्द का क्या? एक दो दी भी पता नहीं क्यों चली गई। कितनी हद थी वो? आई तो आई, मुझसे भी बिना मिले चली गई। अब तो मैं उनसे भी गुस्सा हूँ। दूसरे की गलती की सजा मुझे क्यों दिया गया है भाई? आर्या खुद ने बात बढ़ाया जा रहा था। आयुषी रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। शाम में अर्धांश जब घर में आया उसके हाथों में चोट देखकर सब परेशान हो गए थे। दादी संवारना जी परेशान होके बोली, अर्धांश ये कैसे हुआ, कैसे चोट लगी आपको, और आपने हम बताया क्यों नहीं? दादी सा रोते हुए बोली, आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी तकलीफ भी ना बताया आप।
अर्धांश दादी के आंसू पोंछ के बोला, दादी साहब रोए नहीं, हम ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। संवारना जी अर्धांश से बोली, अर्धांश माँ परेशान क्यों हो, आप कुछ बताते कहाँ हैं हमें? हम तो ऑफिस में थे, हमें बता दिया होता कम से कम। आप लोगों को तकलीफ में देख के हमें भी तकलीफ होती है, ये आप बच्चे क्या समझेंगे? अर्धांश दोनों को गले लगाकर बोला, बस आप दोनों उदास न हो, माफ कर दे हमें, गलती हो गई हमसे, अब अगली बार से नहीं होगा। अब हम जाए अपने कमरे में, प्लीज कॉफी भेजवा दे हमारी। अर्धांश दोनों को मुस्कुराकर देखा, फिर ऊपर चला गया था। उसके पीछे आर्या और आयुषी भी चले गए थे। अर्धांश टेबल पर अपना फोन रखा और वो कोट उतारने लगा था कि आर्या और आयुषी उसकी मदद करने लगे थे। अर्धांश दर्द में मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, आप दोनों टूटे भाई की मदद करने आए हैं? आर्या कोट साइड रखते हुए बोला, गुस्सा हाथ पर निकालने की जरूरत थी। अर्धांश सोफे पर बैठते हुए बोला, गलती से लगी है। आयुषी अर्धांश के पास नीचे बैठ हुए रूंधे गले से बोली, भाई सा। अर्धांश बीच में टोकते हुए बोला, लाडो आपको सच बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। अर्धांश अपना हाथ देखते हुए आगे बोला, उद्धरण चिन्ह, नहीं तो आज ये सब नहीं होता और स्नेहल हमें छोड़ के नहीं जाती, और ना ही हम अपने मुंह से स्नेहल के लिए वो सब चीज निकलते। लाडो हमारे प्यार में कहाँ कमी हो गई थी कि आपको हमारे पास आके दिल की बात करने में हमें पीछे छोड़ दिया? जब हम प्यार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? ये बात आपको पहले से पता थी ना? हम बहुत प्यार करते हैं स्नेहल से, तब आप भी हमें हंसी खुशी बता सकती थी कि आप किसी से प्यार करती है। माँ नहीं मान रही थी तो हम मनाते माँ को, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से आपने एक दूसरे परिवार और लड़के को उम्मीद भी दे दी है। लाडो आपको क्या लगता है हम जब सबके फैसले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा फैसला नहीं लेते? आयुषी रोते हुए नामे सर हिला के बोली, नहीं भाई सा ऐसा नहीं है, पर आपकी लड़ाई माँ से हो जाती फिर से हमारी। अर्धांश खड़े होकर खिड़की के पास जाते हुए बोला, एक माँ जब आपने बच्चे को खुश देखती है तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाती है, उनकी भी हो जाती। अब आपके रोने से क्या होगा? वो हमें छोड़कर चली गई, अब तो वो हमारी शकल भी नहीं देखना चाहेंगी। सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने अपने हाथों से। आयुषी रोते रह गई। आर्या कुछ समय बाद बोला, लाडो अपने दोस्त को बोलिए स्नेहल के फ्रेंड का घर अभी इसी वक्त छोड़े और हमारे होटल में जाए अभी के अभी, और जल्दी से रेडी हो जाए, हमें उन्हें अभी इसी वक्त मिलना है। वो गेट रेडी। आर्या अर्धांश को देख के हैरान होके बोला, भाई साहब अभी आपको आराम करना चाहिए, इतना कुछ होने के बाद भी फिर से हमारे बारे में कैसे सोच सकते हो? अर्धांश गुस्से में चिल्ला के बोला, ये मेरा परिवार है और हम आयुषी की तरह दादी और माँ को धोखे में नहीं रख सकते हैं। हमें मिलकर सच से उन्हें वाकिफ करना होगा। हमारे से मतलब क्या है आपका? क्या आप लोग हमें अपना परिवार नहीं समझते हैं? आर्या भाग के अर्धांश को गले लगा के बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। अर्धांश कस के गले लगा के बोला, आपने सही कहा था, स्नेहल ने हमें पछताने का भी मौका नहीं दिया और न ही माफ़ी मांगने का। उन्होंने हमारी दोस्ती से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ स्नेहल अपनी दोपहर की ट्रेन पर बैठ चुकी थी। वो पूरे रास्ते खिड़की के बाहर झांकते हुए गई थी। दूसरी तरफ अर्धांश फिर से रेडी होकर नीचे आ गया था। आयुषी मुंह लटकाए नीचे आ गई थी। संवारना जी अर्धांश को देख के बोली, अरे आप फिर से रेडी हो गए हैं कहीं जाने के लिए? अर्धांश मुस्कुराकर आयुषी के कंधे पर हाथ रख के बोला, हाँ लाडो जिद कर रही थी, उन्हें पिज्जा खाना है इसलिए ले जा रहे हैं उन्हें। दादी ने कहा, लाडो कभी और चली जाएगा, अभी भाईसा को आराम करने दे। अर्धांश आयुषी को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं दादी सा, लाडो के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। संवारना जी ने कहा, आपके हाथों में चोट लगी है और ड्राइवर भी आउट हाउस चले गए हैं। आर्या पीछे से गाड़ी की चाबी उंगली से घुमाते हुए बोला, मॉम जस्ट चिल, मैं हूं ना। दादी और संवारना जी कुछ नहीं कहती, वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। स्नेहल रात के खाने वक्त अपने शहर यूपी अपने घर को पहुंची। वो अपने घर को देखकर पहले गहरी सांस ली, फिर झुक के जमीन को छू के आंखें बंद करके प्रणाम किया। वो दूर बेल बजाई और अंदर से कुछ आवाजें आने लगी थी।
चैप्टर 41 41 स्नेहल दरवाजे पर खड़े होकर खुद में सोचने लगी, क्या आज पापा मुझे उतने सालों बाद देखकर मुस्कुराएंगे? क्या प्यार से आशीर्वाद देंगे और गले लगाएंगे? क्या मैंने यहाँ आकर ठीक किया है? भगवान जी, मेरे लाइफ में वैसे इतने ड्रामे चल रहे हैं, क्या एक और ड्रामा तो नहीं होगा ना लाइफ में? कुछ नहीं बदला है उतने सालों में घर के पैंट के अलावा, मैंने बहुत मिस किया है तुम्हें। स्नेहल मैन गेट खोल के अंदर गई और घर का दूरबेल प्रेस किया। उसकी आंखें बंद हो गई थी। अंदर से कुछ हलचल की आवाज आने लगी थी। कुछ सेकंड बाद ही दरवाजे की झिटकनी खुलने की आवाज आई। स्नेहल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। दरवाजा खुला, स्नेहल की आंखें खोली, सामने उसे पापा राजीव जी थे। स्नेहल अपने पापा को देखकर खुश हो गई थी। राजीव जी स्नेहल को देखकर शायद शॉक थे। उनके चेहरे पर न खुशी थी न दुख। उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि उनके मन में क्या चल रहा है। स्नेहल जैसे ही झुक के आशीर्वाद लेने वाली थी कि वो पीछे हट गए और गला साफ करते हुए वापस घर के अंदर चले गए। प्रेयसी जी राजीव जी को देख के बोली, आप ऐसे ही आ गए? कौन है दरवाजे पर? राजीव जी चेयर पर बैठते हुए बोले, कुछ देख लो। प्रेयसी जी से पहले स्नेहल का छोटा भाई श्लोक उठ के दरवाजे के पास आया। वो स्नेहल को देखकर इतना खुश हुआ कि भाग के स्नेहल को गोद में उठाकर अंदर लेट हुए चिल्ला के बोला, दीदू आई लव यू, आई मिस यू सो मच, आप कितना वेट कराते हो हमें, आई एम हैप्पी टू सी यू। प्रेयसी जी स्नेहल को देख के खुशी से आंखों में पानी आ गए थे। वहां आकर श्लोक को रोकते हुए बोली, श्लोक क्या कर रहा है, नीचे उतार, उसे चक्कर आ जाएगा। श्लोक जीभ निकालकर स्नेहल को नीचे उतार के बोला, सॉरी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था दीदू को देखकर। स्नेहल अपना सर झटकते हुए सर पकड़ ली थी। प्रेयसी जी स्नेहल के बाल सहलाते हुए बोली, देख रहा है उसे चक्कर आ गया है, कितने साल हो गए हैं अपनी जान को देखे हुए। स्नेहल प्रेयसी जी को कर आशीर्वाद ली और उन्हें गले लगा के विजय जो को देखते हुए बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो और आप रो क्यों रहे हो? अभी तक आप लोगों के सर का बोझ काम हुआ नहीं है इसलिए रो रहे हो, जब काम हो जाएगा तो खुश रहना। प्रेयसी जी स्नेहल को खुद से अलग करके बोली, क्या बोल रही है तू, पागल हो गई है? प्रेयसी जी ने स्नेहल को विजय जी को देखते हुए देख लिया था। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा मजाक कर रही थी, मेरे लिए तो डिनर बनाया नहीं होगा, चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। राजीव जी कड़क आवाज में बोले, प्रिया मेरा खाना लगा दे। प्रेयसी जी राजीव जी को देखकर स्नेहल के पीठ को रब करे हुए बोली, बेटा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जा फ्रेश हो जा, भी साथ में बैठ के खाना खाएंगे। स्नेहल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी थी। श्लोक स्नेहल कर बैग लेकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, दी चलो मैं ले जाता हूँ, आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं। स्नेहल प्यार से पूछी, अच्छा पर वो किस लिए, अभी तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। श्लोक कमरे में ले जाते हुए बोला, ओह पागल, राखी का है, आप घर नहीं आई तो मैंने बचा के रखे हैं। स्नेहल रूम में कदम रख के चारों तरफ देखते हुए बोली, ओ तेरी ये रूम इतना साफ कैसे है, जैसे कोई रहता हो यहाँ, तुम्हें किसी और को बहन बना लिया है क्या, जो इस रूम में रखती है? श्लोक स्नेहल के सर पर मरते हुए बोला, तुम पागल हो दी, ये माँ हर दिन कमरे की सफाई करती है। स्नेहल हैरान होकर बोली, हर दिन? श्लोक स्नेहल का सामान साइड रखते हुए बोला, दी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाएंगे। बाहर प्रेयसी जी राजीव जी से गुस्से में बोली, किस गलती की सजा दे रहे हो आप उसे, कितने दिन बाद आई है, ये नहीं कि एक बार उसे प्यार से गले लगा ले। राजीव ने कहा, आपकी बेटी है, प्यार लुटाए। प्रेयसी जी ने कहा, क्यों करते हो उससे इतनी नफरत, जब इतना ही प्रॉब्लम था, जब वो पैदा हुई थी तभी उसका गला घोट देते और मुझे भी बोल देते मैंने मारे हुए बच्चे को जन्म दिया था। राजीव जी गुस्से में बोले, प्रिया क्या बोल रही है आपका? स्नेहल बीच में चिल्लाते हुए बोली, बस करे आप दोनों, मैं यहाँ अपने वजह से लड़ाई झगड़ा सुनने नहीं आई हूँ। स्नेहल हाथ जोड़ के बोली, मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ, प्लीज शांति से रहने दे, अगर आप लोगों को ऐसे लड़ाइयाँ करनी है तो कल ही चली जाती हूँ,
प्लीज मेरी वजह से आप दोनों ना लड़े। पापा, मैं आपके हंसते खेलते हुए परिवार को तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं बस कुछ दिन के लिए माँ से मिलने आई हूँ, चली जाऊंगी। स्नेहल वहां से चली गई। श्लोक सर पकड़ के बोला, दी के आते ही आप दोनों को हो क्या जाता है? राजीव जी गुस्से में बोली, श्लोक वो बदतमीज है तो तुम भी मत बनो उसकी तरह। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, आई नो पापा, मैं 18 साल का हूँ पर इतना भी बच्चा नहीं कि कुछ समझ न पाऊँ। पापा, अगर मैं भी लड़की में जन्म लेता तो आप भी वैसा ही सुलूक करते जैसा दी के साथ करते हैं। राजीव जी गुस्से में बोले, श्लोक। श्लोक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाते हुए बोला, एंजॉय योर फूड पापा। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। दूसरी तरफ आर्या, आयुषी और अर्धांश होटल पहुंचे। वहां का मैनेजर खुद अर्धांश को लेने आया। वो ग्रीट करते हुए बोला, गुड इवनिंग सर, आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, हमारा पर्सनल काम है माथुर जी, हमारे गेस्ट को किस रूम में रखा है आपने? माथुर साथ में चलते हुए बोला, सर टॉप फ्लोर, आपके कमरे के जस्ट बगल वाला कमरा। अर्धांश लिफ्ट के पास आते हुए बोला, ठीक है हम चले जाएंगे, हमारे डिनर का इंतजाम करे। अर्धांश, आर्या और आयुषी लिफ्ट में आ गए थे। आर्या मजाक करते हुए बोला, पर्सनल कमरा? ओहो भाई साहब, उस कमरे में कितनी गर्लफ्रेंड को लाए हो? जल्दी बताओ, मुझे स्नेहल दी को भी बताना होगा कि उनकी बहुत सारी एक्स भी हैं। अर्धांश आर्या को देखकर मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से बोला, सबसे पहले तो आप ही होंगे एक्स। आर्या खुश होकर अर्धांश के गालों पर पप्पी दे दिया और दरवाजा भी खुल गया था। अर्धांश आर्या को घूरने लगा था। तीनों लिफ्ट से निकले। आर्या कमरे की तरफ जाते हुए बोला, भाई साहब हम आपके कमरे में जाए, आयुषी का फैसला आप अकेले ही के तो ज्यादा बेहतर होगा। अर्धांश अपने जीन्स के पॉकेट से एक कार्ड निकलते हुए बोला, ये रहा की कार्ड और पासवर्ड अपनी बड़ी मासा का बर्थडे। आर्या मुस्कुराकर अर्धांश को देख रहा था। वो प्यार से पूछा, आप उन्हें बहुत मिस करते हो ना? आर्या सिर्फ मुस्कुरा दिया था। अर्धांश एक दरवाजे के पास आकर रुक गया, उसके पास डरते हुए आयुषी भी रुक गई थी। अर्धांश आर्या को कमरे की तरफ इशारा किया और खुद सामने से दरवाजा नॉक किया।